हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जस्ट मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, एक अपडेट देना चाहूँगा क्योंकि अभी जैसे अप्रैल स्टार्ट हो गया है तो आप सबके मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं रिगार्डिंग दी 2024 बैच। जस्ट इन शॉर्ट आपको बताऊंगा यार कि बस बैच आने वाला है, कुछ दिन और लगेंगे, है ना। जैसे ही आएगा मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में उसको नोटिफाई कर दूंगा, तो आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बैच कब आएगा, फिर एडमिशन कैसे करना है। एक वीडियो डिटेल्ड में मैं लाऊंगा, उसमें ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई बैच, फीस, ड्यूरेशन, एवरीथिंग उसमें होगा। तो आप चिंता मत करो, ठीक है, आराम से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, डू नॉट वेस्ट मच टाइम। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, ठीक है, वो 3 पिलर्स क्या है जिसको अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो हमारा प्रीलिम्स निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले ऑलवेज स्टैटिक। स्टैटिक विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि स्टैटिक से ऊपर करंट अफेयर नहीं है, ठीक है, स्टैटिक से ऊपर कुछ नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टैटिक क्या होता है, करंट ये डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स है ना, जैसे कि आपके एनसीईआरटीज या स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, तो स्टैटिक में आपका आ जाता है एनसीईआरटीज हो गई, ठीक है, थोड़ा लिख दूंगा ताकि याद रहे, और साथ ही साथ आपका आता है स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एडवांस्ड बुक्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैटिक इज किंग, ये आपने बहुत सुना भी होगा बहुत सारे एजुकेटर्स के मुंह से कि स्टैटिक इज किंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं विद फैक्ट्स। आप पिछले कितने भी साल के पेपर देख लो यूपीएससी प्रीलिम्स के, यू विल सी 60 to 70, 60 to 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में जो आते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक से होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हम करंट अफेयर पे इतना फोकस कर देते हैं कि हम स्टैटिक को वीक कर देते हैं। स्टैटिक अगर आपका मजबूत है तो आपको करंट अफेयर पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी। स्टैटिक अगर आपका मजबूत है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी। स्टैटिक इज़ एवरीथिंग। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में बैठा दो कि अपना स्टैटिक मजबूत करना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। क्योंकि अगर आपका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी है बट आपका स्टैटिक बहुत ज़बरदस्त मजबूत अच्छा खासा प्रिपेयर है तो आप प्रीलिम्स निकाल दोगे। ये चीज़ किसी से भी आप कंफर्म कर लो, दिस इज़ द ट्रूथ। ठीक है, तो स्टैटिक इज किंग। अब ये देखो एनसीईआरटीज कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। स्टैंडर्ड बुक्स में देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा कैची है। स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारी नहीं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हो गई, एथिक्स होगी, लेक्सिकॉन के लिए, वो तो चलो मेंस में आ गया। ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती है, ठीक है, एनसीईआरटीज और कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बुक्स, और थोड़े बहुत जो वैल्यू एडिशन होता है मटीरियल का वो आप कोचिंग के नोट्स से हेल्प ले सकते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अगर स्टैटिक के बाद कोई चीज़ आती है या फिर स्टैटिक से ऊपर या स्टैटिक के साथ में, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप बिगनर हैं या एडवांस प्लेयर हैं, जो भी हैं, पीवाईक्यूज आता है दूसरे नंबर पे, ये है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो सिंपल सी चीज़ आपको मैं ये समझाता हूँ। क्या देखो, अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ में, अगर मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है या आपको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझते हो ना कि अगर आपने कहीं पे ट्रैवल करना है तो आप पहले मैप में लोकेशन देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, यार जाना कैसे है, मेरे को डेस्टिनी तक पहुंचना कैसे है। तो पीवाईक्यूज आपको हेल्प करता है टू रीच योर डेस्टिनी। ठीक है, हाउ इट हेल्प्स यू, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड द एग्जाम। ठीक है, एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो कि आपको एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने एग्जाम को समझ लिया ना तो आपके लिए गेम आसान हो जाएगा। अब समझने का मतलब क्या होता है, समझने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारे जो टॉपिक्स वो रिपीट होते हैं, बहुत से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि भाई अगर आपने पिछले 8-10 साल के या 10-15 साल के पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ रखा है
तो वो टॉपिक्स अगर दोबारा एग्जाम में आएंगे तो वो आप सही कर लोगे, तो वो आपको एक कह सकते हो ईजी मार्क्स हैं आपके लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई सिंपल सी बात है, हमारा सिलेबस इतना वास्ट है, ठीक है, इतनी सारी किताबें आपको पढ़ने हैं, इतने सारे नोट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ आप सोचो कि एग्जाम से अगर मैं बात करता हूँ 15 दिन पहले, 15 डेज बिफोर, ठीक है, एग्जाम से 15 दिन पहले क्या आप आपके हज़ारों पन्ने के जो नोट्स हैं, 4-5 बल्कि बुक्स हैं, क्या वो रिवाइज कर पाओगे? यस कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, और थ्रू आउट द ईयर आपने अच्छे से पढ़ा है। बट कितने एफिशिएंटली और कितने इफेक्टिवली? और दूसरी बात ये आती है कि इतना जो आपके पास जो रिसोर्सेज है, ठीक है, इतने बल्कि बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, एक रूल अक्सर कहा जाता है यूपीएससी में, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास 100% आपका जो सिलेबस है, इसमें से जो 25% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से, ठीक। और जो बाकी रिमेनिंग 75% होता है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, और इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा कि भाई मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये 25% ऑफ द जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट हैं और इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है? भैया ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ से आपको पता चलेगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस इन डेप्थ, ठीक है। तो इसे आइडिया लग जाता है। मान लीजिए अगर 100 या 200 टॉपिक्स हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर किसी भी एक पोर्शन में, बहुत ज़्यादा होते हैं, जस्ट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 100 टॉपिक्स हैं, उन 100 टॉपिक्स में यू नो कि भाई ये 20 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यू नो हाउ टू फिल्टर योर रिविजन, फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, 20 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप उस पर फोकस अच्छे से करोगे, क्योंकि चांसेस हैं कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो कम टाइम में आपने अपना जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का वो तो कवर कर दिया। नाउ द रिमेनिंग 80% जो टॉपिक्स हैं उसको आप एक लाइट रीडिंग कर सकते हो, या फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव उसको पढ़ सकते हो, जितना हो रहा है हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, तो इसमें आपका लॉस नहीं होगा। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगेन आई विल से कि भाई एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर हम यही गलती करते हैं कि एग्ज़ाम को हम सही से नहीं समझते हैं। अगर आप एग्ज़ाम को नहीं समझे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो आपके एक्स्ट्रा नंबर आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पता चल जाता है। और दूसरा है कि जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। जब आप अपने जो रिसोर्सेज को पढ़ोगे ना तो आपकी मेंटालिटी भी वैसी सेट हो जाएगी कि यार ऐसा क्वेश्चन आ रखा था तो इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड व्हेन यू हैव दैट एबिलिटी टू फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट यू आर रीडिंग, तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल पोर्शन पे, दैट इज करंट, ठीक है। यस दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत एक आसान स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, न्यूज़पेपर, एक किसी भी मंथली मैगजीन, किसी भी अच्छी रेपुटेड कोचिंग की, और PIB, बस इतने पे आपने फॉलो स्टिक करना है। और मेंस पर्सपेक्टिव से आप योजना कुरुक्षेत्र को ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो पिलर 3 है करंट, तो इसका भाई अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो पिलर 1 में कहा था कि 20-30% करंट आता है, फिर यहाँ पे आप बता रहे हो हैं। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। पिलर 3 पे मैंने करंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ना इस पिलर को आपने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली टारगेट करना है। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई करंट के लिए हमारी जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उसमें क्या क्या कवर होता है, करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर होता है, पॉलिटी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, एनवायरनमेंट भी होती है ना, आपकी जोग्राफीज पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक से भी आ जाता है ना, उसके बाद आपका सोशल इश्यूज से भी होता है, जिसमें कि बाकी गवर्नमेंट स्कीम ये सब चीज़ें होती हैं, अलग भी कर सकते हो। और आपका एक और आता है IR। अब आप बोलोगे कि यार इतना सारा पढ़ूंगा तब तो टाइम बहुत चला जाएगा। मैं अब आपको तरीका बताता हूँ। करंट अफेयर में ना वैसे तो अगर आप मंथली बेस पे पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूँ सारी चीज़ें पढ़ी नहीं चाहिए जो कि सिलेबस रिलेवेंट है, बट मैं आपको सिर्फ एक ये तरीका बताऊंगा, एक हिंट दूंगा कि कैसे आप अपने करंट अफेयर्स को कम टाइम में मैक्सिमाइज तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब अपने एफर्ट्स उसमें, यानी अपना आउटपुट उसमें मैक्सिमाइज कर सकते हो विद मिनिमल एफर्ट्स। कुछ नहीं करना आपने, एक काम आपने करना है,
वो है सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी। अब सेट प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि मैं अब आपको एक थोड़ा सा ये देखो फिक्स आंकड़े नहीं है, फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन जस्ट इससे मिलता जुलता आप एस्टिमेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए ऑन एंड अराउंड अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, ठीक है, तो इन 30 में से ना जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके इकोनॉमिक्स से, एनवायरनमेंट से और साइंस एंड टेक से, और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके जैसे कभी आ गया मान लीजिए सोशल इश्यूज से आ गया, पॉलिटी से आ गया, आईआर से आ गया, है ना, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि करंट अफेयर्स में मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए, जो हमारे मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, फोकस ऑन दोज। सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को इनको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये जो करंट अफेयर आ रहे हैं, ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इनका स्टैटिक मुझे अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक तो उनका भी पढ़ना है, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, स्टैटिक तो आपको सबका पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार आप सोचो कि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊँगा, नहीं, रीड एवरीथिंग बट अगेन फोकस ऑन दोज विच आर इंपॉर्टेंट। उन पर ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करें, उन पर ज़्यादा फोकस करो। तो प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि भाई अगर मैं अपनी करंट अफेयर कवर करूँगा तो मंथली जो भी इकोनॉमिक्स है उसको मैं सबसे अच्छे से करूँगा, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट, क्योंकि आईफोर्स वालों का पेपर होता है, एनवायरनमेंट का वेटेज बढ़ गया है और ज्योग्राफी से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉलिटी को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत से लोग मतलब रिकमेंड नहीं करते पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी पढ़ लेना चाहिए। पॉलिटी से क्योंकि जो आपका स्टैटिक क्वेश्चंस भी आएंगे ना करंट के, है ना, तो वो भी करंट से पिक करे होंगे। और उसके बाद आपका साइंस एंड टेक, ठीक, और उसके आगे आईआर और वो सो ऑन। तो इस वे में आप प्रोसीड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है और आपको अपना पूरा करंट अफेयर कवर करना है, तो अब आप क्या करोगे ना, रैंडमली अगर आप पढ़ोगे कि यार कभी ये पढ़ रहे हो, कभी ये पढ़ रहे हो, कभी ये पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। तो सिस्टमेटिकली आपने प्रोसीड करना है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये है सिंपल सी चीज़। तो इन दी एंड आपके लिए एक मैसेज है प्यारा सा। हमेशा मेरी एक बिलीफ रही है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना सारा पढ़ते हैं। यूपीएससी एग्जाम इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है। थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको कैसे पढ़ते हो, क्वालिटी क्या है आपकी पढ़ाई की, ये मैटर करता है, ठीक है। वरना तो देखो बहुत सालों से बहुत से एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्वालिटी मिस आउट हो जाती है, कहीं ना कहीं एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो मिस आउट हो जाती है। तो वो आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी। सो आपको अच्छा भी लगा होगा आज की वीडियो में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच, और बाकी ही ऐसे वीडियोज़ के साथ आई विल बी बैक।